नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूं बदलते हुए भाषा शैली को लेकर। इस विषय को लेकर बात करनी ज़रूरी है। भाषा में शालीनता का प्रयोग करना ज़रूरी है। हर बात का जवाब चीख चीख कर देना ज़रूरी नहीं है। ना ही अपनी बातों में अराजकता, अभद्रता का प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है। आप विवेक के साथ सोच समझकर बात कर सकते हैं। नेपाल अभी जिस कठिन दौर से गुजर रहा है उसमें संयम की, अच्छी भाषा शैली की आवश्यकता है। हम हर बात को गलत दिशा देकर बोल रहे हैं, चाहे सामाजिक संजाल के द्वारा हो, नेताओं के द्वारा बोले जा रहे हो या फिर पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा बोली जा रही हो। यह सोचने, समझने, विचार विमर्श करने का समय है कि हम नेपाल की अभी की जो अवस्था है उससे कैसे निजात पाएंगे। यह एक अहम मुद्दा है। इस जेएनजी आंदोलन से देश ने बहुत कुछ खोया है। उस संपत्ति को जोड़ने में अब हमें सालों साल लगेंगे। हम जनता के ही पैसों से, टैक्स से यह संपत्ति जोड़ी गई थी। एक बार फिर हमें ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। किसी न किसी रूप में हमसे ही वसूली की जाएगी। इतनी तबाही के बाद जिस तरह की बयानबाजी अभी हो रही है वो बहुत ही दुखद है। लोगों की बोली में उद्दंडता साफ दिखाई दे रही है। चाहे बात ओली की करें, ओली के समर्थकों की बात करें या करे बात उनके विरोधियों की, सबकी भाषा बिगड़ी हुई है। नेताओं की बात छोड़े, जिस जेएनजी को लेकर चर्चा हो रही है, जो आजकल केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनकी भाषा में भी कहीं कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। आंदोलन से पहले भी नेताओं, कार्यकर्ताओं की बोली संयमित नहीं थी, लेकिन आंदोलन के बाद तो देश में यह प्रवृत्ति चरम छू रही है। अभी उच्छृंखलता, उदंडता बढ़ गई है, यहाँ तक कि लोग अपनी मर्यादाहीनता तक को दर्शा रहे हैं। कभी यह देश जो शांति प्रिय देश कहलाता था, जिसे विकास की ओर उन्मुख होना था, वो अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी सभ्यता तथा अपनी मर्यादा को भूल बैठा है। इसकी जगह पर लोगों ने अपनी बोली में अभद्रता को अपना लिया है। नेताओं से लेकर आम नागरिक तक किसी की भी भाषा में वह शालीनता नहीं रही जो एक विकसित समाज की निशानी होती है। और फिर हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये कोई अचानक से आ गया है, इसलिए सारा दोष जेएनजी पे भी डाल दें, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। आज जो ये हम उद्दंडता और उच्छृंखलता देख रहे हैं वह किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि बरसों से बन रही मानसिकता का परिणाम है। अब सबसे पहली बात मैं कर रही हूँ ओली जी की। केपी शर्मा ओली जो जमाने से अपनी अक्खर बोली के लिए प्रसिद्ध हैं, हालांकि आज भी उनकी बोली में कहीं कोई नरमी नहीं दिखती है। आज भी वो खुलकर बोल रहे हैं कि 2-4 लोगों के बोलने से क्या मैं अपना अध्यक्ष पद छोड़ दूं? जो होगा अधिवेशन से होगा, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं किसी भी हालत में यह पद नहीं छोड़ूंगा। लोग उनकी बोली को हास्य व्यंग में ले बात आई और गई कर देते हैं। इस भाषा की नींव दी है ओली ने, जहां लोग एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं। उनकी बात मैं आती हूं आज के युवाओं पर, क्योंकि ओली एक उम्र दराज व्यक्ति हैं। सोचना तो युवाओं के लिए है, क्योंकि आने वाला समय अब उनका है। आप गौर करें काठमांडू के मेयर बालेन शाह की बोली पर। जब वो मेयर चुनकर आए तो लोगों को उनसे कितनी उम्मीदें थीं। एक पढ़ा लिखा, समझदार और लोकप्रिय युवा जिसकी गायकी के सभी दीवाने थे। सभी को उनका ललकारना आम नागरिकों, खासकर युवाओं को बहुत भाया था। लोगों को लगा था कि अब काठमांडू में नई दिशा आएगी, मेयर की जिम्मेदारी एक युवा के हाथों में सौंपी गई है तो ये कमाल कर देगा। लेकिन बालेन फेसबुकिया बनकर रह गए। सच तो यह था कि बालेन का सारा ध्यान काम में कम और फेसबुक पर बयानबाजी करने में ज्यादा रहने लगा था। उन्होंने ही कहा था मैं सिंह दरबार में आग लगा दूंगा। कारण क्या? तो उनकी पत्नी
सबीना काफले की गाड़ी को 3 कोने में पुलिस ने कुछ मिनटों के लिए रोकी। इस बात को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज कुछ नहीं हुआ, कल से अगर हमारे महानगर का कोई भी वाहन सरकार ने रोकी तो मैं सिंह दरबार में आग लगा दूंगा। याद रखना, चोर सरकार। यह बयान किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं बल्कि काठमांडू के मेयर का था। एक मेयर जो जनता का सेवक है, काठमांडू उपत्यका का अभिभावक है, इस तरह का वो बयान लिखते हैं। जहां तक सिंह दरबार की बात है तो वो इसका अपना एक अलग ही महत्व है। इस सिंह दरबार को उन्होंने नहीं बनाया है तो वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं सिंह दरबार में आग लगा दूंगा। आपको पता करना चाहिए था कि बात आखिर क्या थी, या सीधे आप आग लगा देंगे। ये कहाँ की बुद्धिमानी है और ये कहाँ की भाषा बोली है। इस तरह का बयान देकर उन्होंने न केवल अपनी गरिमा खोई बल्कि उस पद की मर्यादा भी तोड़ी जो जनता ने उन्हें सौंपी थी। सच कहें तो एमएलए अध्यक्ष ओली के बाद बालेन ने ही इस शैली को अपनाया। जब भी मौका मिलता है उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा। सोशल मीडिया युवाओं और बच्चों के हाथ हाथ में है तो वो क्या सीखेंगे, जो सुनेंगे वही तो सीखेंगे ना। बालेन यही नहीं रुके, उन्होंने अदालत को लेकर टिप्पणी की, न्यायालय में सभी चोर हैं। क्या किसी मेयर को इस तरह की टिप्पणी शोभा देती है? प्रश्न यहां करना जरूरी है। वैसे आम नागरिकों की सोच में बदलाव आया है। अब उन्हें लग रहा है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उन्हें अब जाकर लग रहा है कि मेयर की पत्नी को पुलिस ने 5 मिनट के लिए रोककर छानबीन की, पूछताछ की, तो मेयर को इतना बुरा लगा कि वो सिंह दरबार ही जला देगा। लेकिन आम आदमी को तो दैनिक ही ऐसा भोगना पड़ता है, तब तो कोई ऐसा नहीं बोलता है। यानी यहां भी पद, पावर, पैसे का रोब दिखता है। अब बालेन अपना विश्वास स्वयं खो रहे हैं। अब जेएनजी की बातें। नेताओं की भाषा तो पहले भी बहुत परिष्कृत नहीं थी, लेकिन वर्तमान अवस्था तो यह है कि अब यह पूरी तरह से बिखर चुका है। धीरे धीरे सबने अपनी भाषा में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दिया। युवा भी अपनी बातों में, भाषण में अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। कहें तो अराजकता से भरी बातों को बोलते हैं। जेएनजी के कुछ सदस्य खुलकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और कहते हैं पत्रकार से कि आपको पत्रकारिता करना नहीं आता, जबकि सवाल जायज पूछा जा रहा है। एक दंभ जिससे आम जनता पहले भी परेशान थी और आने वाले समय में भी उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। अब मैं एक विशेष व्यक्ति का नाम ले रही हूं, विश्वेंद्र पासवान जी की मैं बात कर रही हूं, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे एक कार्यक्रम में, ओली को शर्म नहीं आती है, ये देश ओली के बाप का है क्या। हालांकि कार्यक्रम में वो देश की अवस्था को लेकर के बात कर रहे हैं और शैली इतनी खराब कि देखने और सुनने वाले चाहे कितने भी विरोधी क्यों न हो, उन्हें अच्छा नहीं लगा। इस तरह की भाषा किसी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं हो सकती। असहमति जरूरी है लेकिन अभद्रता नहीं। यही बात वो मर्यादा के तहत शांत भाव से भी कह सकते थे। शिकायत अपनी जगह है, बोलने की शैली हमारे संस्कार को दिखाती है। तो क्या सच में नेपाल के लोग संस्कारहीन हो गए हैं, जिन्हें बोलने और बात करने का सलीका नहीं आता है? यही भाषा हमारे संस्कारों को तोड़ रही है, हमारी पहचान को मिटा रही है। वो राष्ट्रपति को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि जेएनजी को बाईपास कर किया जा रहा है। केपी ओली को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, देउवा को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अभी तो सिंह दरबार को जलाया गया है, अब आप लोगों को भी जलाया जाएगा, इसलिए बोलना कम करें। सभी अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। विश्वेंद्र पासवान भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, जान रहे हैं कि समय अभी जेएनजी का है, तो क्यों न चीख चीख कर उनका समर्थन करें। जबकि सच्चाई है कि जेएनजी आंदोलन के तुरंत बाद जिस दृश्यों को लोगों ने देखा वो किसी को अच्छा नहीं लगा है। सबके सब्र का बांध टूटा, सभी ने निंदा की। हाँ, नेताओं के साथ जो कुछ भी हुआ उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि आम नागरिक ऊब चुके थे।
उनकी बातों, उनकी कार्यशैली और उनके भ्रष्टाचार को लेकर। एक और नाम महेश बसंत जी का। उन्होंने क्या कहा और किन शब्दों का प्रयोग किया ओली को बचाने के लिए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो केपी ओली को गिरफ्तार करो। तुम्हारे बाप में हिम्मत है शब्द एक बुरा शब्द है। वो किसके बाप की बात कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता में भी लोग खुलकर ओली के विरोध में बोल रहे हैं, सरकार भी ओली के विरोध में बोल रही है। तो वो किसके बाप की बात कर रहे हैं? आम नागरिकों के बाप की बात कर रहे हैं या सरकार के बाप को चुनौती दे रहे हैं? ये कब हमने राजनीति से उठकर गाली गलौज की भाषा को अपना लिया, पता ही नहीं चला। यह राजनीतिक संवाद नहीं, गालियों की भाषा है। ऐसा लगता है जैसे नेताओं ने मर्यादा और संस्कार को तिलांजलि दे दी है। कोई सिंह दरबार जला रहा है, कोई न्यायालय को लेकर बोल रहा है, कोई किसी के बाप को चुनौती दे रहा है, वो भी उस आधार पर जहां उसे स्वयं मालूम है कि जिसके लिए वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वो दूध का धुला हुआ नहीं है। जेएनजी आंदोलन के बाद जब पुलिस ने आत्मसमर्पण कर दिया, सेना ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया और ओली नजरबंद हुए। वो चुपचाप बैठे थे, लेकिन जब जनता के बीच में आए तब भी उन्होंने एक भी बार संवेदना नहीं जताई उन परिवारों के प्रति जिनके बच्चों को पुलिस ने गोलियों से भून दिया था। एक संवेदनहीन नेता जिसमें कोई संवेदना नहीं है, जिसने न खुद संवेदना दिखाई न अपने साथियों को संवेदना सिखाई। क्या वह फिर से देश का नेतृत्व करेगा? भविष्य कोई नहीं जानता है। ध्यान इस बात का रखें कि लोग कल रहे न रहे, ये देश कल था, आज है और हमेशा रहेगा। देश को बहुत दूर तलक जाना है, इसके लिए जरूरी है हम अच्छी भाषा का प्रयोग करें। सच तो यह है कि देश की आत्मा उसके लोगों में बसती है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार में। हम कैसी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं ये बहुत मायने रखता है। यह आपके देश के संस्कार को दिखाती है। अगर हमारी बोली और भाषा ही बिगड़ गई तो हम चाहे कितना भी विकास क्यों न कर लें, देश भीतर से खोखला हो जाएगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसके नेतृत्वकर्ता की भाषा में शालीनता हो, संवेदना हो। इतिहास नेताओं को उनके पद से नहीं, उनके व्यवहार और बोली से याद रखता है। आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आने वाले कल में देश के भविष्य की दिशा तय करेंगे, क्योंकि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, संस्कार का आईना होती है। क्या कोई चाहेगा कि देश पर सवाल उठे? मर्जी है आपकी, आप क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।